नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 4 बजने वाले हैं। तेलंगाना में अब बस 1 घंटे की वोटिंग बची है। क्या तेलंगाना में इस बार केसीआर फिर से रिपीट होंगे या कांग्रेस नतीजों में उलटफेर करेगी? बीजेपी ने भी तेलंगाना में काफी ताकत लगाई थी। क्या बीजेपी यहां कोई सरप्राइज देगी? क्या मुसलमान ओवैसी के साथ हैं या कांग्रेस के साथ हैं? इन तमाम सवालों का जवाब अब से थोड़ी देर बाद मिलने जा रहा है। अभी से ठीक 1.5 घंटे बाद यानी शाम के 5:30 बजते ही हम आपके सामने एग्जिट पोल का पहला आंकड़ा रखेंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में किसकी बनेगी सरकार, इसकी तस्वीर साफ हो जाएगी आज के एग्जिट पोल में। चारों राज्यों के एग्जिट पोल नतीजे आ गए हैं, लेकिन चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के मुताबिक हम आपको पहला आंकड़ा शाम 5:30 बजे से पहले दिखा नहीं सकते हैं। लेकिन आइए हम आपको ये बता देते हैं कि चुनावी राज्यों का वोटिंग ट्रेंड्स कैसे रहा है। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तेलंगाना की, क्योंकि तेलंगाना में इस वक्त वोटिंग चल रही है। कैसी वोटिंग चल रही है आइए आपको बताते हैं। तेलंगाना में इस वक्त जबरदस्त वोटिंग हो रही है। दोपहर 3 बजे तक का आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं। तेलंगाना में दोपहर 3 बजे तक कुल 51.59% वोटिंग हुई है। हैदराबाद में अब तक सबसे कम 31.17% मतदान हुआ है। वहीं मेरठ जिले में सबसे ज्यादा 69.33% वोट डाले गए हैं। वहीं आदिलाबाद की अगर बात करें तो 62.34% वोट डाले गए हैं और जगतियाल में 58.64% वोट प्रतिशत जो है वो अभी तक रहा है। तो तेलंगाना में वोटिंग चल रही है। तकरीबन 1 घंटे का समय बाकी रह गया है वोटिंग खत्म होने से और तकरीबन 1.5 घंटे का समय रह गया है जब हम आपको एग्जिट पोल का सबसे पहला आंकड़ा बताएंगे। लेकिन उससे पहले आइए आपको बता देते हैं तेलंगाना में अभी तक कितनी वोटिंग हुई है। आदिलाबाद की अगर बात करेंगे तो 62.34% की जो वोटिंग है वो हो चुकी है। आखिरी घंटा बाकी रह गया है। जगतियाल की बात करेंगे तो यहां पर 58.64% की वोटिंग अभी तक हुई है। इसके अलावा जोगुलंबा गढ़वाल की बात करेंगे तो यहां भी 64.65% की वोटिंग अभी तक हुई है और अब सिर्फ आखिरी घंटा बाकी है। तो अब जो मतदाता है जिन्होंने अभी तक अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया वो अपने घरों से बाहर निकलें और अपने मत का इस्तेमाल करें। कामारेड्डी वीवीआईपी सीट है, यहां पर 59.06% की वोटिंग अभी तक हुई है और करीमनगर में बहुत कम आंकड़ा, सिर्फ 9% का यह आंकड़ा देखने को मिल रहा है। सिर्फ 9% ही वोटिंग अभी तक हुई है, जबकि आदिलाबाद में वोटिंग परसेंटेज 62 है और खम्मम में 63.62% जो वोटिंग परसेंटेज है वो अभी तक का सामने आ रहा है। तो तेलंगाना के मुलुगु की अगर आप बात करेंगे तो 67.84% का ये वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा है। यानी अभी भी मतदाता अपने घरों से बाहर निकलकर अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं और तेलंगाना की एक एक सीट का ये वोटिंग प्रतिशत क्या कहता है अब से 1.5 घंटे बाद आपके सामने एग्जिट पोल का सबसे पहला आंकड़ा इंडिया टीवी पर हम रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको इस 1 घंटे में हम ये जरूर बताएंगे कि तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के जो वोटिंग ट्रेंड्स रहे हैं, राजस्थान के जो वोटिंग ट्रेंड्स रहे हैं और जो वोटिंग प्रतिशत रहा है वो आखिर कैसा रहा और उससे क्या मतलब निकाले जाए। सिद्दीपेट की अगर बात करेंगे तो 64.91% अभी तक का मतदान प्रतिशत रहा है। शाम के 4 बज चुके हैं। 1 घंटे का वक्त मतदाताओं के पास है। घर से बाहर निकलिए और अपने मत का इस्तेमाल करिए। यादरी भुवनगिरी की बात करेंगे तो ये आंकड़ा है 64.08%। इसके अलावा सूर्यापेट की अगर आप बात करेंगे तो वोटिंग प्रतिशत है 62.07। 3 बजे तक के आंकड़े आपके सामने हम रख रहे हैं। ये जो सीट है वारंगल की बात करेंगे तो अभी तक का जो आंकड़ा रहा है वोटिंग प्रतिशत का वो 52.28% रहा है। तो तेलंगाना का वोट मीटर ये कह रहा है कि वोटिंग हो तो रही है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब के इलाके यानी कि हैदराबाद में बहुत अच्छी वोटिंग नहीं हुई है, जबकि जो रूरल एरियाज हैं वहां पर जरूर वोटिंग होती हुई नजर आ रही है। तेलंगाना में वोटिंग के बीच सियासी वार पलटवार चल रहा है। तेलंगाना कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने दावा किया कि 2/3 बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाएगी। रेवंत ने कहा कि दिसंबर से कांग्रेस की सरकार ही आएगी, क्योंकि केसीआर ने तेलंगाना की समस्या का समाधान नहीं किया। अब कांग्रेस तेलंगाना की हर प्रॉब्लम को दूर करेगी। मैं आप 2/3 मेजॉरिटी से कांग्रेस पार्टी सरकार बनेगी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद तेलंगाना में बहुत सारे बदलाव आए। अभी जैसा यहाँ के पार्टी बीआरएस, बीजेपी एंड एमआईएम मिलकर कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए कोशिश कर रहे। आज भी जो ड्रामा चल रहा है, मेरे ख्याल से नागार्जुन सागर में जो हो रहा है
CEO has to take care of all those things. Why? Because now the government is working under CEO. He has to take care. So यहाँ पर अगर रिजॉल्व नहीं हुए तो दिसंबर 9 को हमारी सरकार बनेगा। हम चर्चा से हर समस्या को हम एक रास्ता दिखाएंगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, केसीआर कभी तेलंगाना समस्याओं को हल्का करने के लिए कोशिश नहीं की है। इनके फेल्यूर्स आज भी दिख रहा है। तो अभी केसीआर को कुछ बोलने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इज आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर, ही डजंट हैव एनी रोल टू प्ले एंड ही डजंट हैव एनी इंटरेस्ट टू प्ले आल्सो. सो ही इज हैविंग ओनली पर्सनल इंटरेस्ट, फैमिली इंटरेस्ट. जिम्मेदारी से हम काम निभाएंगे, हर समस्या को एक नई रास्ता, एक अच्छे रास्ता, दो प्रदेशों के लोग मिलकर, हम आपस में जियोग्राफिकल तेलंगाना आ चुके हैं, हमको कोई मुद्दा नहीं है. कोई भी मुद्दा है तो हम चर्चा कर लेंगे, चर्चा से हम हर समस्या को कुछ रास्ता दिखाएंगे. कांग्रेस पार्टी इसमें दिसंबर 9 के बाद सरकार बनते ही हर समस्या पे हम ध्यान देंगे. तो रेवंत रेड्डी को आपने सुना, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं. कामारेड्डी से सीएम केसीआर के सामने चुनावी ताल ठोक रहे हैं. कॉन्फिडेंस उनकी बॉडी लैंग्वेज में साफ तौर पर झलक रहा है. अब ये कॉन्फिडेंस क्या ग्राउंड पर उतर पाया है? क्या मतदाता कांग्रेस को सत्ता में बिठाएंगे तेलंगाना में, या केसीआर यहां पर हैट्रिक लगाएंगे, रिकॉर्ड तोड़ेंगे? ये बड़ा सवाल है और इसका जवाब अब से आपको 1.5 घंटे बाद मिलने जा रहा है. हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर आप जितने भी 0-0 का आंकड़ा देख रहे हैं, ये 0-0 का आंकड़ा जैसे ही घड़ी में बजेंगे 5:30 वैसे ही इसमें तब्दीली होती रहेगी. तो नजर बनाए रखिएगा इंडिया टीवी की स्क्रीन पर. आपको हर एक आंकड़ा सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद और सबसे विश्वसनीय मिलेगा सिर्फ इंडिया टीवी पर. 5 राज्यों में किसकी किस्मत खुल रही है और किसकी किस्मत पर लग रहा है ताला, अब से तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट बाद हम आपको ये बताएंगे, आपके सामने रखेंगे कि आखिर तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान से किसके लिए खुशखबरी सामने आ रही है. इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए ग्राउंड से और आपको हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर किसका पलड़ा भारी है. सुरेखा हैदराबाद से, टी राघवन हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं और विजय लक्ष्मी मेरी सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं. मैं राघवन आपके पास आ रही हूं. महज 1 घंटे का वक्त रह गया है वोटिंग खत्म होने में. क्या कहता है आपका आंकलन? किसके लिए खुशखबरी लेकर आ रहे हैं मतदाता इस बार? जी देखिए, लगातार बातचीत हमारी हर खेमे में हो रही है. जिस तरह का बयान अभी हमारे दर्शकों ने देखा, उसमें एक साफ नजर आता है कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट कांग्रेस दिख रही है. उस कॉन्फिडेंस की वजह जब मैंने जाननी चाहिए, यहाँ पर नेताओं से बात की, खुद रेवंत रेड्डी से भी हमारी मुलाकात हुई थी, तो उनका ये कहना है कि रूरल एरियाज में जिस तरह की बंपर वोटिंग हो रही है, वो एक तरह से कांग्रेस के पक्ष में वेव का काम करेगी. हालांकि हैदराबाद, अगर ग्रेटर हैदराबाद को भी मिला लें प्राची, तो 28 सीटें हैं. बहुत क्रूशल होता है कि इन 28 सीटों में कौन जीता, और यहां पर कांग्रेस उतनी बढ़िया करती हुई नहीं दिख रही, क्योंकि हम लगातार अलग अलग बूथ पर लगातार सुबह से चक्कर लगा रहे हैं. लेकिन एक 2014 का पैटर्न यहां पर कांग्रेस के नेता हमें याद दिलाते हैं. उनका यह कहना है कि जब 63 सीट्स केसीआर की पार्टी टीआरएस को उस वक्त मिली थी, तब उसमें से 60 सीटें उन्होंने रूरल एरिया से जीती थी, सिर्फ 3 सीटें उन्हें हैदराबाद से मिली थी. तो ऐसे में कांग्रेस का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज्यादा है. लेकिन क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस है, इसका अंदाजा अगले 1.5 घंटों में हमारे एग्जिट पोल से भी लग जाएगा. लेकिन कांग्रेस बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही है और टीआरएस के नेता जो हैं, अब हम लोगों से बातचीत करने से थोड़ा बच रहे हैं. तो ऐसा लगता है कि बॉडी लैंग्वेज थोड़ी उनकी डाउन नजर आ रही है. बिल्कुल, और देखिए बॉडी लैंग्वेज डाउन है तो सीधा सीधा मतलब निकाला जा सकता है टी राघवन कि यहां पर कांग्रेस का पलड़ा फिलहाल भारी नजर आ रहा है और कांग्रेस तेलंगाना में सरकार बना सकती है या नहीं बना सकती है. सुरेखा, आपका आंकलन क्या कहता है? क्या हैट्रिक लगाएंगे केसीआर या कांग्रेस इस बार बाजी मार लेगी? जी देखिए प्राची, उससे पहले मैं आपको 1-2 अपडेट देना चाह रही थी. एक तो ये कि जिस तरीके से कुछ जो 13 सेंसिटिव एरियाज है, वहां पर उन कॉन्स्टिट्यूंसीज में अब खत्म हो चुका है चुनाव. क्योंकि चाहे हम बात करें मुलुगु की बात करें, कोत्तागुडम की बात करें, भूपालपल्ली, जयशंकर भूपालपल्ली की, इन जगहों पर 4 बजे ही मतदान खत्म हो चुका है. यानी कि जो लोग बाकी कतार में हो, सिर्फ वही वोट कर सकते हैं. और दूसरी बड़ी बात, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे वोटिंग पैटर्न की, और राघवन जी भी बता रहे थे कि क्या रहा, और खासकर हैदराबाद की हम बात करते हैं और पुराने शहर की बात करते हैं. पुराने शहर में अगर आप देखेंगे तो सभी में जो है 30%, एक जो है जो चंद्रयान गुट्टा है, अकबरुद्दीन ओवैसी का जो गढ़ है, जहां से वो लड़ रहे हैं और इतने सालों से जीतते आए हैं, वहां का प्रतिशत देखिए 24.6.
24.6% वोटिंग हुई है 3 बजे तक। तो आप ये देख सकते हैं कि कितना कम वोटिंग हो रहा है। चार मीनार में देखिए 29.83 29.83, घोषा महल में 35.88। ये वो आंकड़े हैं जो बता रहे हैं कि कारवान को छोड़कर बाकी सारे जहां से एमआईएम लड़ रही है या फिर जो पुराना शहर जो 7 सीटों की हम बात करते हैं वहां पर 30% तक वोटिंग नहीं हुई है। और उसी को लेकर याकुतपुरा के जो बीजेपी के जो कैंडिडेट है उन्होंने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि पिछली बार भी खूब रिगिंग हुई थी और इसीलिए ये जरूरत है कि सीआरपीएफ के महिला जो कर्मचारी हैं वो वहां पर लगे और बाकायदा जो भी महिलाएं वोटिंग करने आ रही हैं उनके सुरेखा, इसका मैं सीधा मतलब क्या निकालूं अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, और ये वोटिंग परसेंटेज इस तरफ इशारा कर रहे हैं, और अगर ऐसा होता है तो इससे सीधा फायदा कांग्रेस को पहुंचेगा और इसीलिए कांग्रेस की बॉडी लैंग्वेज जो है वो फिलहाल कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। विजय लक्ष्मी, आपके पास क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं? कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं तेलंगाना के चुनाव को लेकर? वोटिंग प्रतिशत की अगर बात करूं तो शहरी क्षेत्रों में, खासकर जो ओवैसी साहब का इलाका है वहां तो बहुत कम वोटिंग प्रतिशत है, लेकिन रूरल एरियाज में अच्छी खासी वोटिंग हो रही है। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी को लगता है कि तेलंगाना जो है वो शॉर्ट विक्ट्री है और कांग्रेस के तमाम नेताओं से, सीनियर लीडर्स जो पूरा कांग्रेस के वॉर रूम को मॉनिटर करते हैं, इलेक्शन स्ट्रैटेजी को दिल्ली में बैठ करके मॉनिटर करते हैं, उनसे हमारी बात हुई और कांग्रेस का नेतृत्व जो है वो शॉर्ट है कि इस बार उनकी सरकार जो है वो तेलंगाना में बनने जा रही है। कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि 70+ के आंकड़े के साथ वो जो है अपनी सरकार तेलंगाना में बनाएंगे और कांग्रेस पार्टी को लगता है कि रूरल एरियाज हैं जहां पर वो अच्छा करेंगे। अर्बन एरियाज उनके लिए थोड़े से चैलेंजिंग होते हैं या थोड़े से जो चिंता का विषय होता है, वो अगर तेलंगाना की बात की जाए तो वो रूरल एरियाज नहीं अर्बन एरियाज होते हैं। और कांग्रेस पार्टी का मानना है कि इस बार जो है वो अर्बन एरियाज में भी कांग्रेस पार्टी अच्छा करने जा रही है। कांग्रेस को लगता है क्योंकि स्टेट जो डिवीजन हुआ था स्टेट का, आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना बनाने का श्रेय जो है वो यूपीए की सरकार को जाता है। जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो कांग्रेस को लगता है कि उसका फायदा उनको तब नहीं मिला, लेकिन अब 10 साल में वहां पर इतना कांग्रेस का ऐसा मानना है कि बीआरएस ने काफी भ्रष्टाचार किया, काफी परिवारवाद वहां पर है और अब जनता कांग्रेस पार्टी को मौका देना चाहती है। जिस पार्टी ने राज्य का निर्माण किया उस पार्टी को मौका देना चाहती है और इसीलिए 2023 में कांग्रेस पार्टी मानती है कि तेलंगाना में कर्नाटक के बाद दक्षिण भारत के एक और राज्य में कांग्रेस पार्टी जो है अपनी सरकार बनाएगी। गारंटीज की बात कांग्रेस पार्टी वहां कर रही है, लेकिन पूरा जो नैरेटिव कांग्रेस पार्टी ने बुना है, अगर आप उसको बड़े करीब से देखेंगे तो करप्शन और परिवारवाद, ये दो मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी ने बीआरएस को अटैक किया है और वहीं साथ में अपना एक पॉजिटिव रोड मैप, एक अपना पॉजिटिव एजेंडा अपनी गारंटीज के जरिए लोगों को दिया है। तो कांग्रेस को लगता है कि ये जो बैलेंस कैंपेन उनका रहा, जहां पर एक तरफ उन्होंने अटैक भी किया तो दूसरी तरफ अपना पॉजिटिव नैरेटिव वो जनता के सामने लेकर गए। इसी की वजह से कांग्रेस पार्टी जो है 60+ सीट्स के साथ वहां पर अपनी सरकार बनाएगी, ऐसा कांग्रेस पार्टी अभी अनुमान लगा रही है। बिल्कुल, देखिए विजय लक्ष्मी, आपसे कुछ देर बाद हम पहला आंकड़ा रखेंगे। जैसे ही घड़ी में 5:30 बजेंगे वैसे ही स्क्रीन पर जो हमारे आंकड़े चल रहे हैं, जो 0-0 की फिगर अभी हमारे दर्शकों को नजर आएगी हमारे स्क्रीन पर, उसे बदलते हुए आप देखेंगे और ये तब आपके सामने आ जाएगा कि राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आखिर किसका परचम लहरेगा और किसके चेहरे पर आएगी मायूसी। देवेंद्र, अभी हम तेलंगाना की चर्चा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार आखिरी वक्त में काफी आक्रामक हुआ था, उसका कोई फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा या पीछे खिसक जाएगी, पिछड़ जाएगी ये पार्टी बाकी दो पार्टियों के मुताबिक? इसमें कोई दो राय नहीं है कि सत्ता के दौर की अगर बात करें तेलंगाना में तो बीजेपी कहीं नहीं है। बीजेपी को बस अपने नंबर्स बढ़ाने हैं। पिछली बार की अगर से तुलना करें तो उससे बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। पिछली बार सिर्फ 1 सीट थी। दूसरी चीज कि पिछले लोकसभा चुनाव में जो 4 सांसद जीते थे उनमें जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त थी वहां पर विधानसभा की सीट निकालनी है, ये सारे टारगेट रखने होंगे। लोकसभा के लिहाज से अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल हाई रखना होगा, तो इसके लिए जरूरी है कि विधानसभा में कम से कम डबल डिजिट्स में नंबर आए। यही सारी चीजें बीजेपी के पास है। बीजेपी तेलंगाना में सरकार बनाने को लेकर निश्चित तौर पर कहीं से कोई प्लेयर नहीं है। बीजेपी की जो स्ट्रेटजी थी वो ये थी कि 35 सीटों का चयन किया गया था जहां पर पार्टी बहुत अच्छा कर सकती थी और उन पर ही अपना पूरा फोकस रखा गया। उन 35 सीटों में से 17 से 18 सीटें पार्टी ये मानकर चल रही थी कि अगर बहुत अच्छा माहौल रहा तो ये सीटें उसके पास आ सकती हैं और बस उस लिहाज से आप समझ सकती हैं कि पार्टी का जो टारगेट होगा, एक्चुअल टारगेट, वो कितना होगा। कहने के लिए जरूर ये बताया जाता है कि हाँ, हम सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं, हमारी सरकार आ रही है, लेकिन पार्टी निश्चित तौर पर बीजेपी तेलंगाना में कोई प्लेयर के तौर पर नहीं है।
हंग असेंबली अगर आता है तो एक बहुत दिलचस्प तस्वीर ये होगी कि अगर नंबर्स ऐसे आए जिसमें बीआरएस, एमआईएम और बीजेपी इन तीनों के मिलने से अगर सरकार बनती है तो वो बहुत दिलचस्प तस्वीर होगी। हालांकि ये तय मानिए कि बीजेपी किसी भी हाल में उस सरकार में नहीं जाएगी, लेकिन कम से कम अगर वैसे नंबर्स आ गए हैं जिसका अंदाजा भी लगाया जा रहा है तो कम से कम बौद्धिक जुगाली के लिए 2-3 दिन काफी सेंसेशन रहेगा कि क्या ऐसा हो सकता है, या जम्मू कश्मीर जैसी तस्वीर यहां भी देखने को मिल सकती है। ये सारी चर्चाएं होंगी, लेकिन फिलहाल सब कुछ निर्भर करता है इस बात पर कि जो वोटर्स वोट कर रहे हैं अभी भी वो कर ही रहे हैं, बाकी नतीजे किस रूप में आते हैं वो। बिल्कुल, देखिए 5:30 बजे देवेंद्र इंडिया टीवी पर ये साफ हो जाएगा। एग्जिट पोल के सबसे सटीक और सबसे तेज, सबसे विश्वसनीय नतीजे सामने आ जाएंगे और ये साफ हो जाएगा कि तेलंगाना में किसका कॉन्फिडेंस हाई और किसकी बॉडी लैंग्वेज वाकई में उसको फायदा पहुंचा रही है। मेरे साथ स्टूडियो में खास मेहमान भी हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार, राहुल महाजन जी वरिष्ठ पत्रकार और समीर चौगांवकर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। तीनों का बहुत स्वागत है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, कांग्रेस का कॉन्फिडेंट नजर आ रहा, रेवंत रेड्डी का बयान आना और बीआरएस का अचानक से मीडिया से दूर हो जाना, मीडिया से बातचीत ना करना, ये क्या बता रहा है? किसका पलड़ा भारी, कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है तेलंगाना में? देखिए प्राची, अब तो जिस समय पर हम हैं इसमें ज़्यादा अनुमान लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि अब तो जोखिम बढ़ गया ना, जिसको कहते हैं कि रिस्क आप कितना लेंगे। और अब तो एग्जिट पोल आने वाला है तो भी थोड़ी देर में आप बता ही देंगी। लेकिन तेलंगाना को लेकर एक सामान्य धारणा बनी और वो सामान्य धारणा ये है कि केसीआर बहुत मजबूत नेता हैं, उन पर नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी या अमित शाह और प्रियंका गांधी एक बराबर हमला कर रहे हैं। इसका दूसरा पहलू यह है कि कांग्रेस पार्टी ने शानदार तरीके से मोमेंटम गेन किया। कमाल देखिए कि जो परिवारवाद और भ्रष्टाचार, ये किसका कोर इशू हुआ करता था? नरेंद्र मोदी का हुआ करता था। भारतीय जनता पार्टी कह ही यही रही है कि हम किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? परिवारवाद के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। लेकिन किसके? कांग्रेस के। कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में कह रही है कि हम भी परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन किसके? केसीआर परिवार के, उनकी बेटी, उनके बेटे, जिस तरह से मंत्रालय चल रहा है। और जो सबसे बड़ा आरोप लगता रहा कि के चंद्रशेखर राव ने अपने घर, जो फार्म हाउस कहा जाता है कि उस पर बार बार लोगों ने हमला भी किया, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए ये गोल्डन चांस है, बहुत शानदार अवसर है। और अगर इस अवसर को भुनाने में कामयाब रहे तो मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव के लिहाज से 5 राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण राज्य कांग्रेस के लिहाज से